हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड समसामयिकी के बारे में समझा रखा है। 3 वीडियो के माध्यम से मेरी एक वीडियो रीजनिंग पर आई है जिसमें मैंने उत्तराखंड पटवारी लेखपाल और साथ ही साथ में SSC GD के रीजनिंग जैसे पार्ट को मेंशन करते हुए समझा रखा है। उसमें खासतौर पर पटवारी पर मैंने विशेष उसमें जोर डाल रखा है कि किस तरह से उसको मैनेज करें। अब इसके बाद आज हमारी चर्चा का विषय जो है हम इसमें लेकर के चलते हैं, वो है टॉपिक आपका भारतीय समसामयिकी के बारे में, अर्थात करंट का वो भाग। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 2 तरीके से करंट का भाग हमें देखने को मिल रहा है। एक तो हमें उत्तराखंड के साथ देखने को मिलेगा 40 नंबर के सेट के साथ, और दूसरा हमें जीके के पार्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो 2 तरीके से हमें करंट के पार्ट देखने को मिले, तो हम उसको मैनेज करेंगे। तो भारतीय समसामयिकी की आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसके माध्यम से मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर फैक्ट वाइज, मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी समझा रहा हूं, फैक्ट वाइज चर्चा का विषय रखेंगे। और जहां पर कुछ विशेष समझाने वाली बात होगी तो वो मैं चर्चा का विषय बना करके आपको समझा दूंगा। और दूसरी बात क्या है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और मेरे साथ ही क्या कहते हैं चीज़ों को लिखते हुए साथ ही साथ चलते रहें और समझ के साथ क्या कहते हैं उसे मेंटेन कर लें, ठीक है। और बार बार उसे रिवाइज करके परीक्षा में बैठ करके अपनी सफलताओं को अर्जित करें। चलिए आइए आज की वीडियो को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। पहला इसमें अगर मैं पॉइंट बनाता हूं तो पहला पॉइंट 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है कहाँ मनाया गया या मनाया जाएगा, अगर ऐसे पूछेगा तो मैं आपको बता दूं ये मनाया जाएगा 8 से 10 जनवरी कर लीजिएगा, 8 से 10 जनवरी को। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब एक बात आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस का सेंस कहाँ से जुड़ा है, तो ये महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के संदर्भ में जुड़ा पड़ा है। आप सब जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत में आए थे। तो उसी डेट को हमने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और प्रवासी भारतीय दिवस का ये समारोह कहाँ मनेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश आपके उत्तराखंड पटवारी जैसे एग्जामों में या अन्य परीक्षाओं में आपको मिल सकता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा एक पुरस्कार है जिसे हम बोलते हैं कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार, ये किसे मिला, तो ध्यान दीजिएगा 2021 में यह पुरस्कार अजीत अंजुम को मिला, ठीक, 2021 में अजीत अंजुम को। और 2022 में यह पुरस्कार आरफा खानम शेखानी को मिला, आरफा खानम शेखानी को मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार रखेंगे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, इनकी थीम को आप लोग समझे होंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे देश में विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो विधि आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो न्यायमूर्ति आपका ऋतुराज अवस्थी को, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है आपका राज्य मुख्य न्यायाधीश पद कर्नाटक से आपका सेवानिवृत्त है, और अभी इनको भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विधि आयोग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जैसे आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि भाई भारत के द्वारा किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च, ध्यान देंगे एक प्रश्न लिखेंगे, देश का सर्वोच्च
देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड, खेल अवार्ड, नाम होगा इसका मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसको मिला? तो नवंबर 2022 में ये जो पुरस्कार मिला है अंचत शरत काल को मिला है। किसको मिला है? अंचत शरत काल को मिला है। ठीक है, इस तरह से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप साथ ही साथ में लिखते जाइए, इसे मैनेज करते जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज तरीके से हम लेकर के आगे को बढ़ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक करेंसी को आपका यूज किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको यूज किया गया है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि रिजर्व बैंक ने किसको, आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने अभी किसको, अपनी किस करेंसी को नवंबर 2022 में, किस करेंसी को नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया। ठीक है, तो भाषा इसको ऐसे लिख लेना कि आरबीआई ने अपनी किस करेंसी को, करेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज किया, तो उसका नाम लिखेंगे डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। ठीक है, डायरेक्ट एक छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। और इसको हम ई रुपया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, यानी मुख्य न्यायाधीश का पद किसने ग्रहण किया 9 नवंबर 2022 को? तो इसका आंसर आएगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान में रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हो सकता है कि इसमें आपसे पूछ ले कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो आपका, उनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम ध्यान में रखेंगे, धनंजय यशवंश चंद्रचूड़। ठीक है, इनका पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ जी के ये क्या हैं? पुत्र हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें समझा रखी हैं, इसको आप अच्छे से मैनेज कर लेना। क्वेश्चन की थीम जो है डायरेक्टली आपसे प्रश्न के माध्यम से पूछेगी। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। 2022 का कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार किसे मिला? विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड किसको मिला? और आरबीआई ने अभी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, वो कौन से क्रम के? तो डायरेक्ट प्रश्न का भाव यहाँ से बनेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार करें, मेंटेन करें। चलिए कुछ और नेक्स्ट चीजें हैं, उनको मैं समझाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में निकलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फैक्ट है बिल्कुल, कि नए निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? नए निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग ध्यान में रखेंगे, अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहली बार आर्मी और एयरफोर्स के बीच में, पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने एक इंटीग्रेट अभ्यास शुरू किया है, इंटीग्रेट अभ्यास शुरू किया है। उसका नाम क्या है? उस इंटीग्रेट अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है शत्रुनाश। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ किया है? बीकानेर। प्रश्न कैसे आएगा एक बार समझ लीजिए। ये पूछेगा कि पहली बार आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किस इंटीग्रेटेड अभ्यास को प्रारंभ किया है? तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा शत्रुनाश। और कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मेंटेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसरो के द्वारा, इसरो, पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान। तो इसरो की फुल फॉर्म होगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसने आंध्र प्रदेश के, लिखते रहेंगे साथ साथ में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, आप सब जानते हैं कि क्या पड़ता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से पहले निजी तौर पर विकसित विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण किया। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, आपको कैसे ध्यान में रखेंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे, इसरो क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, डायरेक्ट एक फैक्ट हो गया। ये कहाँ से किया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कौन सा केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये अनुसंधान है और ये केंद्र है। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर पहली बार निजी तौर पर विकसित किए गए विक्रम एस जो रॉकेट है, उसका प्रक्षेपण किया गया। तो आपसे पूछेगा कि निजी तौर पर विकसित रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया, तो आपका आंसर आएगा विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण कहा गया, तो आंसर आएगा आपका आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से किया गया। किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया, तो विक्रम एक्स रॉकेट लॉन्च किया। तो इस तरह के क्वेश्चन का भाव भंगिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसमें साथ साथ पे नोट्स बनाते जाएं। आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में जो आपको तैयारी करनी है, उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डीप क्वेश्चनों पर नजर मारनी है। बेसिक क्वेश्चन का मुख्य आधार जो है वहाँ से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा वो, तो वैसे प्रश्नों को आप लोग तैयार करिए। ज़्यादा इसमें परेशान होने का विषय नहीं है। और छोटे छोटे फैक्टों को इकट्ठा करके उनको बार बार रिवाइज करिए, डेली का डेली उसको रिवाइज करिए। अभी लगातार मैंने आपको ये भी बताना चाह रहा था, एक न्यूज़ की पटवारी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो पटवारी के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लग जाएंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और समय पे क्या कहते हैं तैयारी का भाग रखिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो आइए उस क्वेश्चन को तैयार करते हैं। क्वेश्चन है कि भाई पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से मेरे साथ ही लिखते रहेंगे आप लोग। पद्म पुरस्कार 2022 26 जनवरी 2022 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे भाई बताओ? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार वितरण किया। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि भाई पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पर कैसा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के भाव में भी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मैं उसके क्रम में ही लिख करके बताता हूं कि इस बार कितने कितने लोगों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और उसको आप लोग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिखेंगे पद्म भूषण। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण बोलेंगे। ठीक है, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पर होता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पद्म श्री। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इससे पहले भी उत्तराखंड की परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि इनका क्रम से लगाइए कि कौन सा पुरस्कार सबसे पहले, फिर उसके बाद पद्म पहले भूषण होगा या पद्म विभूषण होगा या पद्म श्री होगा। अब इसमें आपको याद करने का सही तरीका क्या है, मैं उसको भी समझा देता हूं जिससे आपके दिमाग में ये बात भी बैठ जाए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसको कैसे याद रखेंगे? विभूषण शब्द में 4 आपके वर्ण आ रखे हैं, व ऐसे करके आप एक दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, जैसे मैं अगर मोटा मोटा बोलूं तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 आ रखे हैं, इसीलिए सबसे ऊपर हो गया पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे पद्म भूषण 1 2 3 आ रखा है, तो दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, पद्म श्री एक ही है तो वो सबसे नीचे हो गया। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इस बार रामनाथ कोविंद जी ने 26 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो पद्म विभूषण अवार्ड दे रखा है वो 4 लोगों को दे रखा है। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। और अगर पद्म भूषण की बात की जाए तो ये पद्म भूषण पुरस्कार जो है 17 लोगों को मिला है
और पद्मश्री की बात की जाए तो ये 107 लेखकों को मिला है। ठीक है, अब सीरीज में मैं 17 107 के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मैं मुख्य तौर पर पद्म विभूषण से संबंधित लोगों के नाम बता देता हूं। जो इसमें पहला इसमें मिला है, पहला नाम ले लेते हैं, सुश्री प्रभा आपका अत्रे, सुश्री प्रभा अत्रे को मिला है। इनका संबंध कला से है और ये पर्टिकुलर रहने वाली महाराष्ट्र की है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पर श्री राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है बेटा। ठीक है, मरणोपरांत, और इनका संबंध जो है वो साहित्य और शिक्षा से है। इनके संबंध किससे, ये भी समझ के पढ़ना भाई, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, साहित्य एवं शिक्षा से। और ये कहां से संबंधित है, तो यूपी से संबंधित है। तीसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे उत्तराखंड से संबंधित, जनरल बिपिन रावत जी को मिला। ये भी इनको पुरस्कार मरणोपरांत ही मिला है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मरणोपरांत। और ये हमारे देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे, फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड सिविल सेवा, ठीक है, इनका संबंध कहां से, उत्तराखंड से है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका नाम आ जाएगा श्री कल्याण सिंह। साथ में नोट्स बनाते जाएं आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कल्याण सिंह, मैं केवल वही करा रहा हूं जिसकी आने की संभावना बहुत प्रबल है, तो ये आ जाएगा मरणोपरांत। इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। ठीक है, मरणोपरांत ही मिला है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। श्री कल्याण सिंह का संबंध जो है पब्लिक अफेयर से है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पब्लिक अफेयर्स। तो इनका संबंध जो है पब्लिक अफेयर से। आइए एक बार मिटाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, उसको कैसे तैयार करेंगे। डायरेक्ट पूछेगा नए निर्वाचन आयुक्त क्या है, फैक्ट में याद रखना, अरुण गोयल आ जाएंगे। आर्मी और एयरफोर्स के बीच में इंटीग्रेटेड अभ्यास किस नाम से हुआ, शत्रुनाथ से हुआ। कहाँ हुआ, बीकानेर में। अभी इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले निजी तौर पर विकसित किए गए किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, तो विक्रम एस नाम ही आएगा। फैक्ट है तीनों। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के साथ मिल सकता है, कुछ चीजें जो मैंने आपको समझाई उसके साथ मिल सकता है। तो 2022 का जो पद्म पुरस्कार है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। संख्या भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है एक तरफ दे दे पद्म क्या कहते हैं विभूषण, फिर दे दे पद्म भूषण, फिर पद्मश्री दे दे, इधर संख्याएं ऊपर नीचे कर दे, मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा दे, तो इसमें 4 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 107। इसको एक ध्यान में रखेंगे। इसकी सीरीज ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और क्या आ जाएगा, पद्मश्री आ जाएगा। ये 4 लोगों को कौन दिया गया, तो इसमें से 3 को मरणोपरांत दिया गया। 3 मरणोपरांत कौन है उनको ध्यान में रखेंगे। ये किस स्टेट से संबंधित हैं, स्टेट पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, या हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग उनके कार्य विशेष से संबंधित बात को लेकर के। तो पहला नाम आएगा सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला से संबंधित है और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से था, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को मिला है। जनरल बिपिन रावत जी प्रथम CDS मरणोपरांत, इनको भी यह पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड से संबंधित है। श्री कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत दिया गया, पब्लिक अफेयर से इनका संबंध है और यह भी उत्तर प्रदेश से क्या है, संबंधित है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं चीजों को आपको तैयार करना है, पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बातों को लेंगे, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, साथ में लिखते रहेंगे दोस्त, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये किसको मिला, तो इसमें कुछ पॉइंट आ जाएंगे, जैसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, तो ये आ जाएगी आपका सुराई पोटू। ये भाई दक्षिण भारत की फिल्म है, ये सुराई पोटू, ये तमिल फिल्म है, तमिल फिल्म डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। तो सुराई पोटू तमिल फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का फिल्म पुरस्कार। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है बताइए भाई, हिंदी फिल्म का नाम, तुलसीदास जूनियर, तो इसका नाम आएगा तुलसीदास जूनियर।
ठीक, अगर हो सके तो इसके निर्देशक ध्यान में रख लेना, मृदुल महेंद्र। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो सकता है, अनुमान लगाइए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो सकता है बताइए भाई अनुमान से। अजय देवगन, अजय देवगन। किस फिल्म के लिए मिला इनको, तानाजी, तानाजी। एक फेमस हीरो दक्षिण भारत का, सूर्या, सूर्या भाई, सूर्या। सुराईपुट्टू, फिल्म का नाम है सुरराईपुट्टू, सुरराईपुट्टू। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है भाई, अपर्णा बालामुखी। इनको कौन सी फिल्म के लिए मिला है, किस फिल्म में है ये, यही सुर्राईपुट्टू, सुर्राईपुट्टू से ही संबंधित है, ठीक है, फिल्म ये सुर्राईपुट्टू, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के.आर. सच्चिदानंद, उनका नाम है के.आर. सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। और फिल्म का नाम, ये फिल्म जो जिसमें इन्होंने निर्देशन किया, अय्यप्पन कोश्यियम, थोड़ा नाम इसके दक्षिण भारतीय नाम है, कोश्यियम, ठीक है। एक बार देख लीजिए 68वां। सबसे पहले तो एक तो ये प्रश्न ध्यान में रखना कि हो सकता है पूछ सके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 कौन सा था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा था, तो डायरेक्ट आप ध्यान में रखना 68वां था एक प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म कौन सी है, सुराईपुट्टू, कैसी फिल्म है, तमिल भाषा की फिल्म है, दक्षिण भारत की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, तो तुलसीदास जूनियर। निर्देशक मृदुल महेंद्र है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तानाजी, सूर्या, सुर्राईपुट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुखी नहीं है नाम इनका, बाला मुरली है, सॉरी, बाला मुरली, इसको सही कर लेना है दोस्त, बाला मुरली। सुर्राईपुट्टू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के.आर. सच्चिदानंद और अय्यप्पन कोश्यियम के लिए, तो इसको तैयार करना है इस चीज को, ठीक है। आइए अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। अभी तक मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम से चीज़ों को बताया, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स बराबर बनाइए, अच्छे से मेंटेन करिए, बार बार रिवाइज करिए। आप पे जोर नहीं पड़ना चाहिए पढ़ते समय। अगर आप पे जोर पड़ने लग गया अगर पढ़ते समय, तो कोई फायदा ही नहीं चीज़ें हमसे पढ़ने का, तो इसलिए जोर नहीं पड़ना चाहिए। आप आसानी से उसे नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए, जा करके 8 तारीख के पेपर में सब करके आ जाइए, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बातों को लेकर के, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन, G20 का शिखर सम्मेलन 2022, ये 17वां शिखर सम्मेलन था, ये कहां हुआ, तो डायरेक्ट ध्यान में रखना, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये तैयार रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ याद रखना कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां कहां होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022वां कहां हुआ, 2022 G20 शिखर सम्मेलन 2022 कौन से नंबर का था, 17वां, कहां हुआ, इंडोनेशिया के बाली में हुआ, ठीक है, नवंबर 2022 में। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कौन सा होगा, 18वां, कहां होने वाला है, भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखते रहेंगे साथ साथ में। 23वें संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगला शिखर सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा,
तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत करेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो शिखर सम्मेलन है अगला, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, मेजबानी कौन करेगा, तो भारत, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 23वां। इसके साथ साथ याद रखना 22वां कहाँ हुआ था, SCO लिख दे रहा हूं। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी मेजबानी किसने की थी, तो उज्बेकिस्तान ने। किसने की थी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। संघाई सहयोग संगठन का इस बार कौन मेजबानी करेगा, भारत। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होने वाला है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र, ध्यान देंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा अभी एक दिन निर्धारित किया है, वो कौन सा दिन है, कि बच्चों के यौन शोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने का प्रस्ताव कब का है, तो यह आ जाएगा आपका 18 नवंबर को। ठीक है, 18 नवंबर को। तो ये डेट ध्यान में रखेंगे, 18 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की थीम समझ लीजिए एक बार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार हो रहा है उनको उजागर करने के मकसद से मनाने का प्रस्ताव किस डेट को रखा या कब मनाया जाएगा, इसको हम इसी कार्यक्रम के दिवस के रूप में मनाएंगे 18 नवंबर को। यह प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया, तो आपको मैं बताऊं कि अफ्रीका के सियरा निवेदा और नाइजीरिया देशों के द्वारा इसको रखा गया है। 110 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव पर अपनी भूमिका क्या कर दी है, दर्ज कर दी है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बना देता हूं। ठीक है, यहां पे कर देता हूं कि 2023 महिला विश्व चैंपियनशिप, महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 महिला विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, ये भी भारत ही करने वाला है भाई। दिल्ली में होगा, करने कौन वाला है, भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम के। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट फैक्ट है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को मुजबानी बता दे रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी कितनी होने की संभावना दर्ज की है, 8 अरब। और एक चौंकाने वाला आपको समीकरण बताऊं कि जब 2023 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, दुनिया क्या कहते हैं, जनसंख्या रिपोर्ट, हमारे भारत की अभी जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आ रखी है, तो मैं आपको बताऊं एक ताजुब चौंकाने वाली घटना कि भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, चीन को क्या कर देगा, पीछे कर देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी खबर नहीं है। और वैसे ही भी हमारे देश में देखा जाए तो आबादी जो है 121 करोड़ है, अर्थात 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या है। और उसमें भी हम चाइना को पीछे छोड़ करके आगे, और वैसे भी कोरोना के चक्कर में चाइना में बहुत सारे लोग निपट ही रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है आने वाले समय में, बेरोजगारी का स्केल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए समय है, मौके पर क्या कहते हैं, सही दिशा में लगने का प्रयास करें। 8 अरब हो जाएगी पूरे दुनिया की आबादी, ऐसा एक नवीनतम रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की है, उसके अनुसार पता चला है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। गांधी फेडरेशन, गांधी मंडेला फेडरेशन, गांधी मंडेला फाउंडेशन, गांधी महिला फाउंडेशन की ओर से पूछेगा किस बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, दलाई लामा तिब्बत। ठीक है, फैक्ट के तौर पर ध्यान रखेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। नेक्स्ट, अभी छठा ATP फाइनल हुआ। ठीक है, फाइनल्स आपका खिताब
किसके द्वारा जीता गया? खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो उसमें आप नाम लिखेंगे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, डायरेक्ट ध्यान में रखना, ठीक है? नोवाक जोकोविच। इन्होंने बराबरी कर ली है रॉजर फेडरर की, ठीक है? किसकी बराबरी की? रॉजर फेडरर की। फैक्ट के तौर पर रखेंगे बराबरी, रॉजर फेडरर की बराबरी की, ठीक है? इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए कि 27वां कॉप 27 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो जगह ध्यान में रखेंगे, शर्म अल शेख। ये कहाँ पड़ता है भाई? मिस्र में। कहाँ पड़ता है? मिस्र में। ये है क्या भाई कॉप? तो संयुक्त, ध्यान में रखना, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, इसे ध्यान में रखना, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम। क्या की गई बात इसमें कि कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना। ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, हर हमेशा सम्मेलन होता है, बातें हो जाती है, बात खत्म। हर देश क्या कहते हैं, कार्बन का उत्सर्जन करके लाभ कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के माध्यम से आज जोड़ने का प्रयास किया, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश करना कि अगर वो परीक्षा में आपके पास आ गए तो आप उसके आंसर सही कर ले जाएं। और साथ ही साथ में मेरा फिर से आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसे मजबूती के साथ रिपीट करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज करते करते आप बोर हो जाएं, लेकिन रिवाइज करना ना छोड़ें लास्ट टाइम तक। और साथ ही साथ में जो अभी करंट की घटनाएं हैं, आपका रीजनिंग से संबंधित बातें, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप वैसे ही कंटेंट के साथ इकट्ठा करने का प्रयास करें। कोई नई चीज़ आपका, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ अगर आप जैसे जोड़ना चाह रहे हो, इतिहास, भूगोल, मेरे हिसाब से अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है, जो निकलने के लिए प्रयासरत कर रहा है, उसने सब चीज़ पढ़ ही लिया होगा और उसने अच्छे खासा चीज़ों को क्या कहते हैं अपने में खाते में डाल लिया होगा, ठीक है, अपने पास इकट्ठा कर लिया होगा, ये कहने का सेंस है। तो मेरा यही कहना है कि आप उसी पर विश्वास रखें और बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करें, उससे आने वाला क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए। और बेस से आगे की नंबर की लड़ाई के आधार पर अगर देखा जाए तो इन क्वेश्चनों को हम तैयार कर ही रहे हैं, बार बार आपको बताया ही जा रहा है। तो इसी के साथ मैं कल पुनः नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगा और मैं यही आशा करता हूं कि आप इससे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, उनको बताने का प्रयास करिए और साथ ही साथ में मेरी पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।